आज का मेरा चैप्टर बेटा जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है, इसमें क्या आप बात करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले एक सिंपल सी मैं बेसिक कुछ बातें मैं आपसे करूं। मेरे पास एक बॉडी नजर आ रही है, आपके सामने डायग्राम में आप देखेंगे एक बॉडी नजर आ रही है। इस बॉडी पे अब मैं अगर फोर्स लगाऊंगा, इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करी, फोर्स लगा के मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया। मतलब मेरे पास ये बॉडी, इस बॉडी पे मैं राइट पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने की वजह से ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करके चले गई। आप बेटा किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए। अच्छा, ये डिस्टेंस का इश्यू हो गया, मैं इसको करेक्ट कर दूं जरा। आपने जहाँ पे फोर्स अप्लाई करी, जिस जगह पे, और जहां तक आपकी बॉडी मूव करके गई, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस नजर आ रहा है बेटा, इस डिस्टेंस को भी अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो मैंने लिख के दिखाया, जो फोर्स आपने अप्लाई करी वो फोर्स मेरे पास एफ है। जो डिस्टेंस इसने कवर किया उस डिस्टेंस को मैंने किससे लिख दिया है, डी से लिख दिया। आज के बाद से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए, तो इस चीज को आप बेटा क्या बोलोगे, मैं लिख के दिखाऊं, इस चीज को आज के बाद से आप बोलोगे वर्क। यानी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए, तो इस चीज का नाम आप रखोगे वर्क। अब वर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, वर्क की डेफिनेशन है क्या। वर्क की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब कहलाया जाएगा, इफ अ फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, अगर किसी बॉडी पे क्या लगे, फोर्स लगे, एंड द बॉडी डिस्प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करके चले जाए, तो इस चीज को आप वर्क बोलते हो। अब वर्क में मजीद अगर मैं आपसे बात करूं तो उस बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। बेटा मेरे पास ये सपोज करो बॉडी, ये मैंने इसके अराउंड एक्सिस बना दिए, मैंने जो फोर्स अप्लाई करी उस फोर्स को मैंने लिखा एफ से। कभी भी आपकी फोर्स अगर एंगल बना ले थीटा, आपने पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपका वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर आपको नजर आ जाए, वो वेक्टर अगर एंगल बना ले, आप इसके दो कंपोनेंट करते हो। ये वेक्टर नजर आ रहा है, ये आपने कंपोनेंट की याद है। अगर आपके पास वेक्टर ए है तो आप इसके दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट एंगल के साथ होगा, एक कंपोनेंट एंगल के सामने होगा। एंगल के साथ वाला हमेशा कहलाता है कॉस, एंगल के सामने वाला हमेशा कहलाता है साइन थीटा। यानी एक कहलाएगा ए कॉस थीटा और एक कहलाएगा मेरे पास ए साइन थीटा। तो अब आपने कंपोनेंट्स बेटा बताए, अब ऐसे ही यहाँ पे आप फोर्स के भी कंपोनेंट करोगे। एंगल के साथ वाला हमेशा कॉज होता है, ये एंगल के साथ वाला नजर आ रहा है, हमेशा कॉज होगा, तो मैंने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट बना के मैंने लिख के दिखाया, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कहलाएगा। जबकि ये सामने नजर आ रहा है बेटा, तो सामने वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। तो मैंने दोनों कंपोनेंट लिख के दिखाए, एफ कॉस थीटा भी एफ साइन थीटा भी, दोनों को मैंने इस तरह मूव करा दिया। ये हो जाएगा इसका दूसरा कंपोनेंट, जिसको मैंने लिख के दिखा दिया किससे, एफ साइन थीटा से। अब मुझे एक बात का अगर आप जवाब देना चाहो, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस बॉडी को राइट साइड पे कौन सा कंपोनेंट खींच के लेके जाएगा। भाई दो कंपोनेंट है ना, एक मेरे पास नजर आ रहा है एफ कॉस थीटा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, एक नजर आ रहा है एफ साइन थीटा, जिसे मैंने स्टार बना दिया। कौन सा वाला कंपोनेंट इस बॉडी को राइट साइड पे लेके जाएगा, एफ कॉस या एफ साइन। तो अगर आप जीनियस हो तो मेरी बात का बड़े आराम से जवाब दे सकते हो कि इसको राइट साइड पे कौन लेके जाएगा, तो आप बोलेंगे सर राइट साइड पे जो इसको लेके जाएगा वो है एफ कॉस थीटा। ये इसको खींच के लेके, क्योंकि ये राइट पे डायरेक्शन नजर आ रही है ना, गौर से देखो, ये डायरेक्शन राइट साइड पे। यानी वर्क के लिए जो कंपोनेंट इसको मूव कराएगा वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन है, वो कंपोनेंट है मेरे पास एफ कॉस थीटा। तो मैंने हाईलाइट करके दिखाया बेटा, वो कंपोनेंट जिसको मूव कराएगा वो है एफ कॉस थीटा, जो मूव नहीं कराएगा वो है एफ साइन थीटा। तो लिहाजा वर्क का जो फॉर्मूला बना, वर्क का फॉर्मूला देखोगे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फोर्स में मैंने लिखा एफ कॉस थीटा, बराबर में लिखा हुआ नजर आ रहा है डी, तो फॉर्मूला बन गया एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। इसको रीअरेंज करके लिखा, डी को मैंने मिला के लिख दिया, तो ये बन गया एफ डी कॉस थीटा। फिर आप ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, ए डॉट बी, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। वैसे ही अब मुझे नजर आ रहा है एफ डी कॉस थीटा, तो आप बोलेंगे सर एफ डी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी के। तो वर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, वर्क का फॉर्मूला बन गया वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको देख के एक और डेफिनेशन मैंने लिख के दिखाई, जरा पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी आपका जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, और आपको समझाता जा रहा हूँ कि कौन सी चीज किसको मूव करा रही है, कौन सा कंपोनेंट इसको मूव करा रहा है, वर्क होता क्या है, वर्क को कैसे डिफाइन कर रहे हैं।
ओके, ये सारी बातें करने के बाद अब एक एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करूंगा। एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, जवाब कैसे आएगा। ये रहा एमसीक्यू मेरे पास, एमसीक्यू देखिए और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। तो एमसीक्यू में कहा क्या गया, एमसीक्यू जरा देखते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा गया बेटा, व्हाट विल बी द वर्क डन। आपसे बोल रहा है वर्क डन निकाल के दिखा दीजिए। अब आपको आइडिया हो गया वर्क निकाल के दिखाना है। डिस्प्लेसिंग फ्रॉम अ बॉडी पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट आपको बता रहा है, एक पॉइंट ए बता रहा है, एक पॉइंट बी बता रहा है। सबसे पहला काम आप करोगे बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी को वेक्टर की सूरत में लिखोगे। देखो पॉइंट ए आपको दे रहा है, पॉइंट ए इस तरीके से दे रहा है 1 2 -3। इसको अगर आप वेक्टर की सूरत में लिखोगे तो ये बन जाएगा बेटा आर ए इज इक्वल टू, मैं लिख के दिखाऊं इसको, ये बन जाएगा आर ए इज इक्वल टू। अब जब आप इसको वेक्टर की सूरत में लिखोगे तो देखो पहला वाला कहलाता है आई, यानी सबसे पहले आई आता है क्योंकि आई एक्स को शो करता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास जे, और थर्ड नंबर पे आता है मेरे पास के, यानी आई जे और के। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास आई +2j-3 के, यानी एक ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ था उसको पहले मैंने वेक्टर की सूरत में बनाया, वेक्टर बनाया आर ए की सूरत में। बेटा सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है बी, तो बी की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 4 2 -6। अब फिर दोबारा इसको अगर वेक्टर की सूरत में बनाओगे तो आर बी लिखोगे। बेटा आर बी क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आर बी बनाने के लिए हो जाएगा 4i, यानी पहला वाला आई हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जे होगा तो 2j हो जाएगा, तीसरा वाला के होगा तो -6k हो जाएगा। तो आपके पास पहले आपने काम क्या किया कि आपने ए और बी की मदद से आर ए और आर बी बना लिया। अब अगला काम आप क्या करोगे बेटा, दोनों की मदद से आप आर निकालोगे, यानी इन दोनों की मदद से अब आप आर कैलकुलेट करोगे। आपने दोनों को हाईलाइट किया, दोनों की मदद से अब आप आर कैसे निकालोगे, तो आर निकालने का तरीका ही आप दोनों को माइनस करोगे। ओके, तो आपके पास आर ए आ गया, आपके पास आर बी आ गया। अब आप आर निकालोगे तो बेटा आर निकालने के लिए आपस में दोनों को माइनस करोगे, यानी आर बी में से आर ए को माइनस कर दोगे। जैसे कहते हो ना फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे। आर बी माइनस आर ए, आपने पहले आर बी लिखा, बेटा आर बी मेरे पास लिखा हुआ है 4i। चलो इसको कलर चेंज कर दूं ताकि हाईलाइट हो जाए। आपने इसको लिखा बेटा आरबी को लिखोगे 4i +2j-6k, बीच में आपने लगाया माइनस, और अब आप माइनस करोगे तो आर ए में आ जाएगा मेरे पास i +2j-3k। अब आप बारी बारी करके माइनस कर लो, डायरेक्ट माइनस करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 4i में से आई को माइनस करोगे क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, 4i - i तो ये हो जाएगा मेरे पास 3i। फिर लिखा हुआ है 2j माइनस और फिर प्लस। तो देखो ना आप इस बात पे गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये लिखा हुआ है माइनस, एक लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 2j में से j को माइनस करोगे तो 0j बचेंगे, तो ये हो जाएगा 0j। और लास्ट वाला लिखा है बेटा, फिर लास्ट वाला अगर आप चेक करोगे साइन, तो मुझे बताओ लास्ट वाले के साइन क्या नजर आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये लास्ट वाले के साइन नजर आ रहा है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसमें से क्या बचेगा। आप बोलेंगे सर एक लिखा हुआ है -6k, माइनस माइनस हो जाएगा +3k। तो -6k में से अगर 3k को निकालोगे तो आंसर बचेगा आपके पास सिर्फ क्या, -3k। तो अब इसका मतलब जो आर का आंसर आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, 3i +0j-3k। ये मैंने आपको आर निकालना सिखाया। अब आर निकालने के बाद मैं वर्क निकालने के लिए जाऊंगा। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। वर्क का फॉर्मूला है मेरे पास, वर्क इज इक्वल टू F.R। डॉट प्रोडक्ट बेटा निकालने का तरीका क्या है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करते हो। मुझे बताइए फोर्स का आई वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स का आई वाला है 3, और आर का आई वाला भी कौन है मेरे पास 3 है। फोर्स का जे वाला मेरे पास कौन है, आप बोलेंगे सर फोर्स का जे वाला है 2, और आर का जे वाला मेरे पास कौन है 0 है। फोर्स का के वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स का के वाला है -5, और यहाँ आर का के वाला कौन है -3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 2 को 0 से करोगे तो 2 0 0, और माइनस माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा 15, 5 3 15। 15 में 9 को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 24 जूल्स। तो करेक्ट जवाब है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग इसका सही जवाब भी सोच रहे थे, करेक्ट जवाब इसका 24 ही है, और 24 ही जवाब मुझे आप लोग, मतलब अगर आप सॉल्व करके बताते 24 ही शेयर करते। आप लोगों ने वर्क कैलकुलेट किया, वर्क का आंसर आया।
वर्क निकालने के बाद अब इसकी साइन कन्वेंशन कुछ मेरे पास है, उन साइन कन्वेंशन देख लेते हैं जल्दी करके। साइन कन्वेंशन क्या है, तो पहले साइन कन्वेंशन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव और मैक्सिमम, मतलब आपका जो वर्क है ये वर्क या तो मैक्सिमम कहलाता है या पॉजिटिव कहलाता है कब, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। बेटा वर्क का फॉर्मूला है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब आपका जो वर्क है वो कॉस थीटा यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन है तो बेटा सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि एंगल की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो अगर आप कॉस 0 निकालोगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। आप कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो, कॉस 0 अगर आप निकालोगे तो कॉस 0 का आंसर होता है 1। और ये जो 1 वैल्यू है बेटा, साइन और कॉस की बात मैं आपको बार बार बहुत दफा बता चुका हूँ कि साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होती है, वो 1 होती है। यानी ये जो 1 नजर आ रहा है ये 1 इसकी कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। यानी आपसे कहा गया कि वर्क जो है वो मैक्सिमम है या फिर पॉजिटिव है, तो कब होगा, अगर एंगल की वैल्यू कितना डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताऊं। सेकंड पॉइंट जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वर्क इज सेड टू बी मिनिमम। वर्क आपका मिनिमम या फिर 0 कहलाएगा। कब कहलाएगा मिनिमम या 0, उसने कहा इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा अब लफ्ज उसने खुद बताया, लफ्ज उसने बताया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। और अगर आप कॉस 90 निकालोगे तो कॉस 90 होता है 0, और 0 का मतलब ना होने के बराबर, यानी वर्क मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम वर्क हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 0। एफ डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पूरा का पूरा वर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सेकंड टाइप हो गई कि वर्क आपका 0 होगा अगर एंगल 90 डिग्री हो। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। आपका वर्क नेगेटिव कहलाएगा इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। आप बोलेंगे सर अपोजिट का मतलब है हमारे पास एंगल होगा अगर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अब अगर आप cos 180 निकालोगे तो cos 180 का आंसर आता है -1। और माइनस साइन इसको ये बता रहा है कि आपका जो वर्क है वो वर्क कैसा है, नेगेटिव है। ये बातें तो बड़ी आसान सी हो गई कि आप लोगों ने देख लिया कि वर्क पॉजिटिव कब है, वर्क वर्क मिनिमम कब है, वर्क नेगेटिव कब है। एम पीएमसी के मॉडल पेपर जो आया उसके अंदर फिजिक्स में एक एमसीक्यू आया हुआ था, वो एमसीक्यू आप मुझे करके दिखाओगे। पहले मैं आपको कुछ बातें और क्लियर करूं। देखो नेगेटिव वर्क की जो एग्जांपल है, यानी नेगेटिव वर्क की जो एग्जांपल है वो है मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। आप बोलेंगे सर कैसे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क की एग्जांपल क्यों है। देखो ना, आपके पास अगर कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है, सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन, आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ है। जबकि आपके पास बेटा जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा आपने पढ़ा है ना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मोशन को रोकती है। अब आप देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो अब अगर फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो वर्क एग्जाम्पल होगा मेरे पास किसकी, नेगेटिव वर्क की। और यही सेम एमसीक्यू आपके पीएमसी के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में आएगा। सेकंड जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वर्क इज सेड टू बी मिनिमम। मिनिमम या 0 वर्क कब कहलाएगा, तो बेटा मिनिमम वर्क का मतलब क्या है, मिनिमम वर्क की भी एग्जांपल मैं दूं। इसकी एग्जांपल है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है, इस वर्क डन को आप मिनिमम बोलते हो। क्यों, मैं इसी भी एग्जांपल अगर आपको दूं, देखो आपकी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है या आपकी बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, अब सपोज करो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बना के दिखाऊं, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में अगर है, तो अगर सेंटीपिटल फोर्स आप देखोगे तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल कहलाएगा मेरे पास कितना डिग्री, तो आप बोलेंगे सर एंगल कहलाएगा 90 डिग्री। अब अगर एंगल 90 डिग्री है तो आपका जो वर्क है वो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल बताया कि वर्क आपका 0 कहलाएगा अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स। सेकेंडली बेटा बॉडी क्योंकि मूवी सर्कुलर पाथ में करी तो इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होगा ही नहीं,
सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगी, मैं इसको चलो और एलिब्रेट कर देता हूँ अच्छे से। आपकी बॉडी सपोज करो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जहां से स्टार्ट हुई घूम फिर के वापसी वहीं पर आ गई, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर फोर्स का जो वर्क डन होता है, वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो ये एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम वर्क की जो एग्जाम्पल आपके पास आएगी, इस एग्जाम्पल के अंदर कोई भी बॉडी अगर मूव करा रही है, आप हो, आप किसी बॉडी को अगर मूव करा रहे हो, तो आपको मूव कराना है इस बॉडी को, ये पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क की एग्जाम्पल में आ जाएगा। वर्क के बारे में बात करने के बाद अब मैं आगे टॉपिक पे बढ़ूंगा, और जो अगली बात मुझे अब आपसे करनी है, ये मेरे पास पावर से रिलेटेड। पावर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, पावर की बात करते हैं। पावर की डेफिनेशन, पावर को डिफाइन मैं करके दिखाऊं। पावर कहलाता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी आपकी बॉडी कितना काम कर रही है, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन। पावर को आप डिफाइन करते हो बेटा, आपकी बॉडी कितना काम कर रही है कितने टाइम में, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। इस चीज को आप पावर से डिफाइन करते हो। और पावर का अगर मैं फॉर्मुला आपको लिख के दिखाऊं, तो ये रहा पावर का फॉर्मुला। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यानी कितना काम कर रही है बॉडी आपको कितने टाइम में, इस चीज को आप पावर से डिफाइन कर रहे हो। अब आप देखो, वर्क का फॉर्मुला आप पढ़ कर आए हो, आप लोगों ने वर्क का फॉर्मुला पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। वर्क का फॉर्मुला था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। मैंने बिल्कुल यही किया, मैंने वर्क की जगह वर्क का फॉर्मुला लिख दिया। बेटा वर्क का फॉर्मुला है मेरे पास एफ डॉट डी। एफ डॉट डी को अगर आप ओपन करते हो, ये डॉट प्रोडक्ट जो नजर आ रहा है एफ डॉट डी, तो आप बोलेंगे सर ये तो डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी है। नीचे नजर आ रहा है टाइम। इस टाइम को देखो, ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास एफ डॉट डी, नीचे लिखा हुआ है टाइम। इस टाइम को मैं सिर्फ एक चीज के नीचे लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ किसके नीचे लिखा, डी के नीचे लिखा। आप बोलेंगे सर आपने लिख तो दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है। तो देखो, फायदा आप मुझे बताओगे ना। ऊपर डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, नीचे टाइम नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो मैंने टाइम को डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिखा, और जैसे ही मैंने इसको टाइम के नीचे डिस्प्लेसमेंट को टाइम टाइम को डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिखा, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर का फॉर्मूला बनेगा पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो और मुझे बताओ, पावर किन दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है। तो आप बोलेंगे सर पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। तो आपने लिख के दिखाया, डेफिनेशन इसकी बनाई, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट किस किस का। तो आप बोलेंगे सर पावर डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास फोर्स और वेलोसिटी का। तो मैंने मेंशन कर दिया पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये पावर की बात हो गई। वर्क की बात कर ली, पावर की बात कर ली। अब मैं इसके यूनिट्स आपको निकालना सिखाऊंगा। यूनिट्स निकालने के लिए चलेंगे, तीन तरह के सिस्टम्स आप लोगों ने सुने होंगे, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। मैं जब भी पढ़ाता हूँ हर बार बताता हूँ बेटा, एम यहाँ पे शो करता है मीटर को, के यहाँ पे शो करता है किलोग्राम को, और एस यहाँ पे शो करता है सेकंड को। सिमिलरली सीजीएस में सी शो करता है सेंटीमीटर को, जी शो करता है ग्राम को, और एस यहाँ पे शो करता है सेकंड को। और एफपीएस सिस्टम के अंदर एफ शो करता है फुट को, टी शो करता है पाउंड को, पाउंड को एलबी से लिखते हैं, और सेकंड शो करता है किसको, एस को। अब हमें जो यूनिट्स चाहिए वो वर्क और पावर के चाहिए। वर्क और पावर के कितने तरीकों से यूनिट हो सकते हैं, जरा यूनिट निकाल के चेक करते हैं। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डी, या एफ डॉट डी आसान करके मैं लिखूं। तो देखो, फोर्स का जो यूनिट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो सिंपल सा यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है फोर्स का, तो आप बोलेंगे सर फोर्स का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन। अगर न्यूटन बोलते हो तो बिल्कुल सही कहते हो, ये फोर्स का यूनिट जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है वो है मेरे पास मीटर, तो मैंने लिखा न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि ये जो न्यूटन मीटर नजर आ रहा है, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी है, वर्क का यूनिट जूल भी है। अगला जो सिस्टम नजर आ रहा है वो है सीजीएस। तो बेटा सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है बेटा, वो फोर्स का यूनिट होता है मेरे पास डाइन, और डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सिस्टम ही बता रहा है सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है डाइन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो वर्क का यूनिट बन जाएगा मेरे पास कौन, डाइन सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट्स में बहुत सारे डिफरेंस आ रहे हैं, एमकेएस में न्यूटन मीटर है, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर है। जबकि यही डाइन सेंटीमीटर बेटा आज के बाद से आप याद रखोगे, डाइन सेंटीमीटर बराबर किसके, अर्क के बराबर है, ई आर जी। अगर एमसीक्यूज में आपसे बोले ना अर्क इज द यूनिट ऑफ डैश, तो आप बोलेंगे सर अर्क इज द यूनिट ऑफ पावर। ये मैं बोलूं जूल इज द यूनिट ऑफ डैश, तो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो अब आपने नई बातें सीखी, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होगा या तो डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्क। तीसरा लिखा हुआ है एफपीएस। तो बेटा एफपीएस सिस्टम में जरा यूनिट्स निकाल के देखते हैं। एफपीएस सिस्टम में बेटा फोर्स का यूनिट है वो होता है मेरे पास पाउंड।
जबकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मेरे पास फुट, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, पाउंड फुट। और इसको मैंने मेंशन करके दिखा दिया कि एफपीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है वो है पाउंड फुट। तो तीनों तरह के सिस्टम, तीनों तरह के यूनिट्स आ गए। मुझे यूनिट चाहिए पावर का, तो आप बोलेंगे सर पावर का यूनिट चाहिए, कोई मसले की ये बात नहीं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क के यूनिट को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ मुझे वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर टाइम का यूनिट है सेकंड, यानी वर्क के यूनिट को अगर आप सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा किसका, पावर का। तो मैंने पावर का पहला यूनिट लिख के दिखाया, पावर का यूनिट क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, वर्क के यूनिट को अगर आप सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वर्क का नहीं रहेगा बल्कि पावर का बन जाएगा। अब आप देखो ऊपर न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर ये न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, बिल्कुल सही कहा, जूल के बराबर होता है। फिर मजीद में कन्वर्जन आपको सिखाऊं, अगर आप जूल को सेकंड से डिवाइड करते हो बेटा तो ये चीज कहलाती है मेरे पास वॉट। यानी पावर के तीनों यूनिट नजर आ रहे हैं, तीनों यूनिट से मुराद पावर का पहला यूनिट है मेरे पास न्यूटन मीटर पर सेकंड, पावर का दूसरा यूनिट है मेरे पास जूल पर सेकंड, और जो आमतौर पर यूज करते हो वो है मेरे पास वॉट। अब मुझे देखो सीजीएस सिस्टम में पावर का यूनिट चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सीजीएस सिस्टम में चाहिए ना, यूनिट निकाल सकते हो। वर्क का यूनिट अगर मेरे पास है डाइन सेंटीमीटर, तो मैंने वर्क की यूनिट को मेंशन किया। वर्क का यूनिट है मेरे पास डाइन सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट है मेरे पास सेकंड, तो आप डाइन सेंटीमीटर को सेकंड से डिवाइड कर दोगे, ये भी पावर का यूनिट। और अब आप बोलेंगे सर ये जो नजर आ रहा है डाइन सेंटीमीटर ये बराबर होता है अर्क के, तो बराबर हो जाएगा अर्क पर सेकंड के। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम में बेटा अगर आप इसको सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा पाउंड फुट पर सेकंड। तो ये मैंने यूनिट्स आपको बताए, वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट, एम के सिस्टम, सीजे सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यूनिट्स निकालना आ गए होंगे। यूनिट्स निकालने के बाद अब मैं अगर मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो एमसीक्यूज भी आप लोगों से शेयर करते हैं। एक एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है, एमसीक्यू को देखिए और समझिए इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे कह रहा है, अ मैन वॉक्स टॉप ऑफ द फ्लोर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही डन 4x वर्क। यानी एक मैन था जो टॉप ऑफ द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर तक चढ़ के गया, यानी बिल्डिंग के टॉप तक गया, और ऊपर जाने में जो इसने वर्क किया आपके सामने, ये वर्क आपको मेंशन कर रहा है बेटा, ये वर्क आपको बता रहा है 4x। आपने जो वर्क किया है वो 4x वर्क किया हुआ है। अब यहाँ से वो वापसी आ गया, अब ऊपर जाने में जो इसने वर्क किया वो 4x किया, वापसी आने में जो वर्क किया वो भी कितना करेगा, 4x करेगा। अब आप सोचेंगे सर इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क डन चाहिए, व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या है, नेट वर्क डन क्या है। तो अब अगर आप ये जवाब बोलोगे सर ऊपर जाने का 4x फिर नीचे आने का 4x, तो टोटल करके आंसर आ जाएगा 8x। तो अगर आप बोलते हो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका गलत जवाब है। फिजिक्स ये कहती है कि आपने कोई वर्क नहीं किया, यानी वर्क जो है वो नो वर्क डन। क्यों, क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया आप वापसी वहीं पर आ गए, और अगर आप जहां से स्टार्ट करो वापसी वहीं पर आ जाओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाए। अब आपने जहां से स्टार्ट किया वापसी अगर आप उसी पोजीशन पर आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपका जो वर्क है बेटा वो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर डी। इस एमसीक्यू को देख के आगे बढ़ेंगे। अब जो टॉपिक मुझे नजर आ रहा है ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशन फील्ड का जो लफ्ज नजर आ रहा है इसको कैसे डिफाइन आप करोगे, इसको डिफाइन करने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन पढ़ना जरा क्या लिखी हुई है, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब आपकी ये अर्थ नजर आ रही है, मैं अर्थ बना के दिखाऊं, ये मेरे पास अर्थ, अर्थ के अराउंड एक लिमिट है जहां तक ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, जहां पे ग्रेविटी का पुल है। इस पुल से बाहर जाओगे तो ग्रेविटी का कोई पुल नहीं होता, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा ना स्पेस में अगर आप चले जाओ तो स्पेस में आप फ्लोट कर रहे होते हो, फ्लेस में फ्लोट, स्पेस में आप फ्लोट कर रहे हो क्योंकि अर्थ उसको पुल नहीं कर पा रही। तो वो जगह जहां तक कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो वो जो फील्ड है बेटा वो फील्ड कहलाएगी मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यही तो डेफिनेशन आपको बता रहा है, डेफिनेशन में देखो ना क्या कह रहा है, द स्पेस अराउंड द अर्थ, यानी वो स्पेस अर्थ के अराउंड इन विच अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस फील्ड को आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो मैं बात पढ़ाने जा रहा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आप लोग को समझ के पढ़नी है और इन बातों को समझना है, फिर मेरा जवाब भी देना है। अब पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर लव लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे,
जरा इसको समझते हैं और इसको देखते हैं। पहले डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड, a field in which the total work done in moving a body along a closed path is equal to 0, इस फील्ड को आप बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, मतलब है क्या इसका। देखो, आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ का मतलब क्या है, आपने स्टार्ट किया, एक ट्राइंगल है सपोज करो, लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, आपकी बॉडी ने ट्राइंगल पे स्टार्ट करना शुरू किया, पहले एक पॉइंट तक मूव करके आया, लेट्स सपोज ए बी सी, पहले वो ए से बी तक गया, फिर वो चल के बी से सी पे गया, और फिर वो चल के सी से ए पर आ गया, यानी जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वापसी वहीं पर आ गया। यानी आपकी बॉडी अगर मूव करेगी क्लोज पाथ में, तो अब क्योंकि क्लोज पाथ में मूव करिए तो जो इसका टोटल वर्क डन होगा बेटा, ये टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो ऐसी फील्ड को आप बोलोगे कंजर्वेटिव फील्ड। कोई आपसे बोले ना कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, तो आप उसको समझाओगे कि भाई सुनो, कि आपकी बॉडी मूव कर रही है क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ का मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी वहीं पर आ रहा है। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है क्लोज पाथ में और उसका वर्क डन 0 के बराबर आ जाए, तो वो जो फील्ड है बेटा मेरे पास, वो फील्ड कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसकी एग्जाम्पल जरा देखते हैं, बारी बारी करके मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता जा रहा हूँ बेटा। पहली एग्जाम्पल नजर आ रही है मेरे पास, कौन सी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वो फील्ड जो ग्रेविटी की वजह से होगी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये एग्जाम्पल है मेरे पास कंजर्वेटिव फील्ड की। मजीद फील्ड है, हमारी बुक में तो सिर्फ एक ही फील्ड की बात की गई, ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन मजीद मैं एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करता हूँ। सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी चार्जेस की मदद से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर मैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस को लिखूं तो और आसान करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब क्या है, कि इलास्टिक मतलब आपकी स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स एक्सिस करेगी उसकी वजह से जो वर्क होगा वो भी कंजर्वेटिव फील्ड में आएगा, थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो वो भी कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में अगर वर्क होगा तो वो भी कंजर्वेटिव फील्ड में। तो ये कुछ मेन मेन वर्क लिखे हुए थे जो मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिए। ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल मैंने आपसे शेयर कर दी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि सर कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड जिसमें अगर बॉडी मूव करे क्लोज पाथ में, उसका वर्क डन 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है, उसकी एग्जांपल आ गई। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है इसी का पार्ट नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो आप बोलेंगे सर आप फील्ड ऐसी फील्ड इन विच द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वर्क अगर 0 के बराबर ना है, यानी वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और इसकी एग्जांपल मैंने लिख के दिखाई आपके सामने दो। ए कहला रही है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क होगा वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है, और एयर रेजिस्टेंस ये भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होगा। ये एग्जांपल एमसीक्यूज पूछता भी है आपसे। एमसीक्यूज में कैसे पूछता है, कि आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है, या वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस डैश, ये एमसीक्यूज में ऐसे पूछेगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस डैश, तो आप आंसर लगाओगे क्या, नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, स्प्रिंग वाला भी मैं अगर आपको बताऊं दोबारा, ये देख लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग था, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और इसको छोड़ दिया। अब वापसी अगर ये गया टॉप तक, और टॉप पे के वापसी अपनी जगह पे रुक गया, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी अगर उसी पोजीशन पर आ जाए तो इसका वर्क डन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल कंजर्वेटिव फील्ड की कहलाएगी। ज्यादा इसकी डेप्थ में जाना नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। हमें जो डेप्थ के अंदर पढ़ना है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर मौजूद है, जिसे हमें डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल फील्ड को, जिसको मैं मजीद अभी आगे आगे डिस्कस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक बॉडी के पॉइंट मैंने बना के रखा है ए बी सी। आपकी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। अच्छा, ये इसका वेट है। मुझे बताइए वेट किस वजह से होता है, वेट मुझे बताओ किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलास्टिक फील्ड की वजह से, या ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो आप बोलेंगे सर वेट होता है इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। मैं इसको लिख के मेंशन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं। यानी मैं अभी जिस चीज की बात कर रहा हूँ बेटा, यह है ग्रेविटेशनल फील्ड की। आपकी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, फिर इसके बाद ये बी से मूव करके सी पे गई, और सी से मूव करने के बाद वापसी कहाँ पर आ गई, ए पर आ गई। अब जहां से स्टार्ट हुआ वापसी अगर उसी पोजीशन पर आए, यानी अब इसको पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू ए बी का मतलब वर्क ए से बी, फिर लिखा हुआ है वर्क बी से सी, यानी वर्क डब्ल्यू बी सी का मतलब वर्क बी से लेकर सी तक, यानी पहले ए से बी तक वर्क हुआ,
फिर बी से सी तक हुआ, और फिर सी बी से सी तक के बाद फिर जो इसने वर्क किया बेटा वो वर्क किया कहाँ से कहाँ तक, सी से ए तक। तो टोटल वर्क आ रहा है वो टोटल वर्क किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। ये मैं प्रूव नहीं करवा रहा, ये पूरे पूरे प्रूफ हमारे बुक के अंदर हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है, जो मैं अगर फर्स्ट ईयर आपको पढ़ा रहा होता तो मैं उस वक्त आपको प्रूफ कराता। यहाँ अब आपको क्योंकि प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ की पॉइंट याद करने, तो मैं की पॉइंट के तौर पे बता रहा हूँ कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अब इसको अल्फाज की सूरत में कैसे लिखेगा, आपको ये पैराग्राफ याद होना चाहिए कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, जिसको मैं ये बलून में हाईलाइट कर रहा हूँ कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल इज 0। कौन सी फील्ड के अंदर, तो आप बोलेंगे सर ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसे पता चला ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आप बोलेंगे सर क्योंकि उसमें वेट एग्जिस्ट कर रहा है, और वेट जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। अब सेम ऐसी एग्जाम्पल एक और मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये भी एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है। फिजिक्स ये कहती है, आपको ए से आपने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचना है। बी पे पहुंचने का मतलब यह है कि बी पे एंड करना है। अब ए से बी, अब ए से बी जाने के आपको दो तरीके नजर आ रहे हैं। एक तरीका तो ये आप डायरेक्ट आ जाइए ए से बी, यानी वर्क ए से बी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले कहाँ से कहाँ आइए, आप पहले ए से सी आइए, यानी वर्क ए से सी कीजिए, और फिर सी से बी जाइए, यानी वर्क कहाँ से कहाँ कीजिए, सी से बी कीजिए। फिजिक्स कहती है कि भाई ये दोनों के दोनों वर्क जो है आपके पास बराबर होंगे। फिजिक्स क्या कह रही है कि वर्क ए से बी बराबर होगा किसके, वर्क ए से सी और फिर वर्क सी से बी के। आप बोलेंगे सर कैसे बराबर होगा, थोड़ी सी बात को और एक्सप्लेन कीजिए, इसको अल्फाज में कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ। मैंने डायग्राम को हाईलाइट करके दिखाया। अच्छा अब मैंने इसको लिख के दिखाया, जरा पढ़ना ये अल्फाज। पहला क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू ए बी का मतलब वर्क ए से बी तक इस इक्वल टू यानी बराबर है। अब किसके बराबर आ रहा है कि वर्क ए से सी, यानी ए से बी, जितना ए से बी किया उतना पहले ए से सी किया फिर सी से बी किया। इसको अल्फाज में कैसे लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं थ्योरम पढ़ाना चाह रहा हूँ ये थ्योरम आपको पढ़ना है। ये थ्योरम पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अगर आप वर्क डन करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो क्या है बेटा, वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, मतलब वो कौन सा रास्ता कवर करिए इस पे डिपेंड नहीं करता। फिजिक्स ये कहती है भाई जहां से स्टार्ट हुआ है जहां पे एंड हुआ है, यहां तक का वर्क अगर आपके पॉइंट सेम है तो वर्क भी सेम होगा, बेशक आपने कोई सा भी रास्ता इख्तियार किया हो। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बेटा याद रखना कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। तो दो तरह की मेरे पास कंडीशंस हो गई, जो कंडीशन मैंने आपको बताई। टॉपिक तो खैर मैंने ये आपको पढ़ाया, मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया पहले इस ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया कंजर्वेटिव फील्ड, फिर मैंने आपको पढ़ाया नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के बाद फिर मैंने एग्जांपल बताया कि वर्क डन एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, वापसी अगर उसी पॉइंट पर आ जाओगे तो आपका वर्क डन 0 होगा, यानी वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। पहले ये बात मैंने पढ़ाई आपको। फिर मैंने जो अगली बात पढ़ाई वो ये पढ़ाई कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट है। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को ये बात क्लियर होगी। इस बात को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ कि ये वर्क की बात हो गई, पावर की बात हो गई, अब मैं आपसे बात करूंगा एनर्जी की। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो, एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की सलाहियत, इस चीज को आप बोलते हो वर्क। ये बात भी आपने पढ़ा है कि सर वर्क बराबर होता है एनर्जी के और एनर्जी बराबर होता है वर्क के, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, यानी वर्क की वजह से एनर्जी आती है और एनर्जी की वजह से, और एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एनर्जी भी आप लोगों ने दो तरह की पढ़ी, एक पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है, एनर्जी विर्च्यू ड्यू टू द हाइट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की हाइट पे जाने की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। जबकि सेकंड नंबर पे जो लव नजर आ रहा है ये मुझे नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से, एनर्जी विर्च्यू ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मूव करने की वजह से जो एनर्जी आएगी बेटा उस एनर्जी को आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दो तरह की होती है, मैं इसको डेप्थ में करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ओवरव्यू हुई भी आपको बात फिर जहन में रहे। एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक कहलाती है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब है ना, पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं मतलब आपको बताऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टोर हुई हुई है, जो स्टोर्ड फॉर्म में
जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की मेरे पास है, एक कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से आती है, ये हाइट की वजह से। जबकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है मेरे पास स्प्रिंग की वजह से। आपने देखा ना स्प्रिंग भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। मेरे पास अगर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर आपने स्ट्रेच कर दिया, ये स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को आपने खींच के रखा हुआ है, स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ये देखिए, अगर आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, इसने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। जैसे आप इसको छोड़ेंगे मूव करके वापसी ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्प्रिंग भी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, तो इसीलिए वो एग्जांपल कहला रही है मेरे पास किसकी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आमतौर पर जब बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब वो बात करता है आपसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 8 में आपसे बात की जाएगी, जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 हुक्स लॉ वगैरह, वहां पे फिर मैं आपसे बात करूंगा। अभी क्योंकि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो इस वजह से मैं सिर्फ आपसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। इसको कंप्लीट कर दूं मैं, स्टोर्ड एनर्जी कहलाता है। अच्छा, एनर्जी की आप जब भी बात करोगे तो एनर्जी के बारे में कुछ एनर्जी की टाइप्स होती है मजीद, वो एनर्जी की टाइप भी मैं आपसे शेयर कर दूं, ये आप लोगों को बेटा अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास लिखी हुई, आप एक एक करके मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे लिखा है मेरे पास विंड एनर्जी, तो खुद लफ्ज बता रहा है विंड एनर्जी, वो एनर्जी जो विंड की वजह से आप हासिल करोगे, जो विंड टर्बाइंस होती हैं। आपने देखा ना कभी अगर आपने सफर किया हो हाईवे वगैरह पर, इस तरह की विंड टरबाइन लगी हुई होती हैं जो रोटेट कर रही होती हैं, जो मूव कर रही होती हैं। ये एग्जांपल है मेरे पास विंड टरबाइन, जो विंड एनर्जी से एनर्जी बनाती है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द विंड, दिस एनर्जी इज यूज इन रनिंग फ्लोर मिल्स, ये एग्जांपल हो गई। सेकंड नंबर पे लिखा बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज द डैम। अब डैम के अंदर एनर्जी कैसे, किस तरीके से, वो क्या बात करना चाह रहा है बेटा, एनर्जी डैम में स्टोर हुई हुई। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे वाटर स्टोरेज है। डैम में होता क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पीछे पीछे आपके पास पूरा का पूरा वाटर फिल हुआ हुआ होता है, यानी वाटर को आपने रोक के रखा हुआ होता है। इससे पीछे की जगह पे आपके पास यहाँ पे सारा वाटर स्टोर हुआ हुआ होता है, वाटर स्टोर हुआ हुआ है, और ये काफी हाइट पे वाटर होता है। और आप जब यहाँ से वाटर को फ्लो कराते हो, तो वाटर यहाँ से फ्लो होता हुआ नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता हुआ आता है। तो ये जो एनर्जी आती है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये डैम की वजह से होती है, यानी डैम अपने अंदर एनर्जी जो स्टोर करता है। ये एग्जाम्पल होती है आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। आगे लिखा हुआ है दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिजली बनाने में डैम इस्तेमाल होती है। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है बेटा, थर्ड नंबर पे है फॉसिल फ्यूल एनर्जी, दिस द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज फॉसिल्स। बेटा फॉसिल्स का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी इंसान है या कोई भी लिविंग लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग का अगर कोई डीके हो जाए, लिविंग बीइंग का डीके, डीके मतलब उसका ब्रेक होना। जैसे इंसानों को आपने दफनाया है जमीन के अंदर, एनिमल्स जो पुराने डायनासोर वगैरह थे वो जमीन के अंदर, इनको आपने मतलब डीके हो गया, मतलब वो खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय खत्म हो गए। खत्म होने के बाद आप जमीन में दफन हो गए, खुद ही मतलब जमीन के अंदर ही रहे, तो जमीन के अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है। फॉसिल फ्यूल, जो भी आप पेट्रोल वगैरह निकाल दो, ये भी एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल की एग्जाम्पल में ही आती है। आगे आपके पास लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल में आपके पास जो एग्जाम्पल है वो गैस भी है, और साथ साथ पेट्रोल वगैरह भी, पेट्रोल भी जो निकलता है वो भी फॉसिल फ्यूल की एग्जाम्पल है। दिस एनर्जी इज यूज फॉर रनिंग मशीन्स फॉर ड्राइविंग इंजन, इंजन वगैरह को रन करने में इस्तेमाल होता है। फोर्थ नंबर पे लिखा है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी, जो खुद कॉमन सेंस वाली एनर्जी आपको बता रहा है। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फ्यूजन रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हो। जो एग्जाम्पल आपके पास है एटम बॉम्ब की। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पावर। बेटा जरूरी नहीं कि आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से डिस्ट्रॉय करने में, बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद के जैसे आपने पढ़ा होगा कि कैनअप के हमारे पास प्लांट है, कैनअप कराची के अंदर ही कैनअप के प्लांट है जहाँ पे बिजली बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी की ये न्यूक्लियर से जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी सबमरीन वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, यूएस वगैरह की सबमरीन से। अच्छा, फॉसिल फ्यूल की जो एग्जाम्पल है वो कोल भी एग्जाम्पल आ सकती है, बिल्कुल सही कहा। ये फॉसिल फ्यूल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कोल भी आ सकती है, नेचुरल गैस आ सकती है। तो सारी एग्जाम्पल ये फॉसिल फ्यूल्स में आ जाएंगे।
ओके बेटा, इन चार को देखने के बाद मजीद मेरे पास है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज द एनर्जी इन द अर्थ। आपने देखा है ना, अर्थ आपने पढ़ा होगा, अर्थ के सेंटर पे कोर मौजूद है, जो अर्थ का सेंटर है इसके सेंटर पे कोर मौजूद है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई है, जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का सेंटर पे। तो वो भी अर्थ के अंदर भी अपनी एनर्जी स्टोर हुई भी है, जिसको आप बोलते हो जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ रिलीज एनर्जी थ्रू प्लैनेट्स एट द रेट ऑफ, उसकी वैल्यू आपको बता रहा है। तो सिर्फ आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि जियोथर्मल एनर्जी है क्या। 6 नंबर पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज द सन। तो कॉमन सेंस की बात है, सोलर एनर्जी सन के जरिए से जो एनर्जी हासिल हो रही है वो सोलर एनर्जी की कैटेगरी में आ रहा है, सोलर एनर्जी की कैटेगरी में आ रहा है। दिस एनर्जी यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह उगते हैं वो सोलर एनर्जी की वजह से। क्लॉज ड्राइंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल, सोलर सेल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो सोलर एनर्जी में आ गया। और 7 नंबर पे लिखा हुआ है टाइडल एनर्जी। तो बेटा टाइडल एनर्जी, द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द मून एंड द सन। जो वेव्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, जो लहरें बनती हैं, आपने देखा ना समंदर पे कभी आप जाओ तो लहरें बन रही होती। टाइड्स का मतलब, टाइडल का जो वर्ड्स आया है वो आया है टाइड से, और टाइड का मतलब होता है लहरें। जो समंदर में लहरें बनती हैं, ये उनकी बात कर रहा है। तो ये एनर्जी जो बनती है दो तरह की पुल की वजह से, एक मून और एक सन। दिस एनर्जी यूज इन सेवेज पाइप, सेवेज पाइप्स में ये इस्तेमाल होती है पाइप्स वगैरह में वाटर को फ्लो कराने के लिए। तो सेवरेज का पानी जो आपका फ्लो हो रहा होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जो मैंने आपसे कॉमन कॉमन से डिस्कस कर दी, क्योंकि जब एनर्जी का टॉपिक चल रहा था तो ये बात मुझे बताना आपको मुनासिब लगा कि मैं बात आपसे शेयर कर दूं। लेक्चर को अब यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एनर्जी का टॉपिक कल, अब मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो एनर्जी के एमसीक्यूज, जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं एमसीक्यूज की आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ तो लिया, अब इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।